Hello, good evening, everyone. My name is Anshika Dhimal, and I welcome you all on the platform of Videoangel. And today I'm going to give a brief account on the syllabus of Journal English, and we'll have a discussion on a topic related to Journal English, that is verb. So let's start. I hope my screen is visible to everyone and my voice is clearly audible to all. ओके सो आप जब अपने स्टेट एग्जामिनेशंस को टारगेट करते हैं तो हम स्टेट एग्जामिनेशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एग्जामिनेशन और दूसरा होता है आपके पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन। देखिए, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है हमें देखने को मिल रहा है कि इंग्लिश का पैटर्न भी चेंज हो रहा है। डेफिनेटली जो पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर होता है वहां पर जो इंग्लिश की प्रिपरेशन है वो आपको प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती है, लेकिन जो आपका स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है वहां पे जर्नल इंग्लिश मींस अगर आप उसमें सिर्फ जर्नल इंग्लिश का जो बेसिक सिलेबस है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लोगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि वहां पे आप लोगों का मेंस का पेपर नहीं होता है एंड मेंस का पेपर नहीं होगा तो आपको मेंस के सिलेबस के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना है। टॉकिंग अबाउट माई बैच, मेरा बैच कॉम्प्रिहेंसिव बैच होता है। कॉम्प्रिहेंसिव बैच से मेरा क्या मतलब है, इसमें आपका प्री प्लस मेंस दोनों कवर किया जाता है। सबसे पहले हम प्री के सिलेबस को टारगेट करते हैं। प्री का सिलेबस इसलिए टारगेट करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है बिकॉज प्री की जब आपको अंडरस्टैंडिंग है बच्चों, तभी आप मेंस में अपनी आंसर राइटिंग अटेम्प्ट कर पाओगे। मतलब जो भी आपका ग्रामर को मैंने बिल्डअप करना है वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट हाफ जिससे मैं लेके चलती हूँ जर्नल इंग्लिश का सिलेबस वहां पे कवर करती हूँ एंड इवेंचुअली वंस दिस इज डन फिर हम अपने मेंस के पोर्शन की तरफ चलते हैं। सो लेट्स सी कि प्री एंड मेंस में क्या एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है with respect to their exam pattern and then with respect to their syllabus. आई होप स्क्रीन सभी बच्चों को विजिबल होगी। देखिए बच्चों, जब हम बात करते हैं प्री के बारे में, ठीक है, जब हम बात करते हैं प्री के सिलेबस के बारे में तो प्री में हम जनरली क्या डिस्कस करते हैं, प्री में हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी जर्नल ग्रामर को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट जर्नल इंग्लिश डिस्कस होगी। जर्नल इंग्लिश से मेरा क्या मतलब है, आप ग्रामर को टारगेट करोगे। क्या टारगेट करोगे, ग्रामर को टारगेट करोगे। लाइक राइट। अगर हम बात करेंगे मेंस के पेपर की तो मेंस में जो आपने जर्नल इंग्लिश में अपना ग्रामर का बेस बना लिया है उसको आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अब एनालाइज करना शुरू करोगे। क्या करोगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एनालाइज करना शुरू करोगे या उसे लेटर्स के माध्यम से, ऐसे राइटिंग के माध्यम से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के माध्यम से आप अपनी जो आपने ग्रामर का बेस बिल्डअप किया है उसका डेमोन्स्ट्रेशन देते हो। राइट। अब अगर आप बात कर रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एग्जामिनेशन की तो आई थिंक आप लोगों को इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप बात करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन की तो इसमें आपको दोनों सिलेबस को कवर करना होता है। what you have to do, you have to cover both the syllabus, right? प्री भी कवर करना है एंड मेंस भी कवर करना है। अब प्री का पहले आप सिलेबस देखिए, प्री में आप क्या कवर करते हो, जर्नल इंग्लिश कोर्स। अब इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है दैट इज योर पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला टॉपिक आप क्या कवर करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आगे सब डिवाइडेड है कुछ सेक्शंस में, राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपका कुछ सब सेक्शंस में डिवाइडेड है। सबसे पहले ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दैट इज नाउन, इसको कवर किया जाता है, राइट। नाउन, तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, कवर नाउन। फिर आता है प्रोनाउन, right? Then we discuss adjective. Adjective के बाद हम डिस्कस करते हैं verb. Verb के बाद डिस्कस होता है syntax. Syntax को आप बहुत से जगह पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी देख सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फॉर्म में भी देख सकते हैं, राइट। वंस दिस इज डन, इसके बाद आप अपने टेंसेस की तरफ चलते हैं, राइट। फिर आप बात करते हैं आपके वॉइस के बारे में। देन वी हैव नरेशन जिसमें आप इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करेंगे। वॉइस में आप बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हमारे इन्वर्जन के बारे में। दिस इज एन एड ऑन टॉपिक।
ये आपका मेंशन नहीं होता बहुत से एग्जामिनेशंस के सिलेबस में, बट स्टिल इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर इंग्लिश सिलेबस। इन्वर्जन के बाद आप बात करोगे व्हाट वाज द टॉपिक, कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। अब आप बोलोगे मैम ये तो आपके, मैम हमारे सिलेबस में ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे नहीं है। तो बच्चे एग्जाम में जो आपका पेपर आना है, एग्जाम में आपका जो पेपर आना है, ठीक है, उसमें इधर से भी रूल्स आते हैं, राइट। बस इतना होता है कि आपके एग्जाम के सिलेबस में क्लियरली ये डिफाइन नहीं होता है, बट वी नो, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए, वी हैव फिगर्ड आउट कि यहाँ से क्वेश्चन आए, तो ये बेस आपको बिल्डअप करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। आफ्टर दिस थिंग 11th में आप बात करते हैं क्वेश्चन टैग की, ठीक है। फिर ये जब आपका क्वेश्चन कवर हो गया, इसके बाद आप चलते हैं जहां से आपके फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स बच्चे कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। सबसे पहला टॉपिक होता है डिटर्मिनर्स, राइट, डिटर्मिनर्स। 13th की अगर हम बात करें, फिर आता है आर्टिकल्स, जो डिटर्मिनर्स का ही एक सब टाइप है। वी टॉक अबाउट प्रेपोजिशंस, जिसमें एक आपकी कंप्लीट लिस्ट होती है फिक्स प्रेपोजिशन की, वो मैं शेयर करती हूँ और आपको उस पीडीएफ के थ्रू गो थ्रू करना होता है। देन मॉडल्स, कंजक्शन, आर्टिकल, preposition, models, conjunctions, and I think this is more than enough, right? तो ये आपका पूरा सिलेबस होता है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस होता है, जो हमें ग्रामर का प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना प्रिपेयर करके चलना है, ठीक है, अपना प्रिपेयर करके चलना है। अब आप लोग देखोगे कि आपके सेंटेंसेस में आते हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में एक चीज बोला होता है, एरर स्पॉटिंग या रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ये तो टॉपिक होते हैं बच्चे, ये कुछ नहीं है। आपका ये जो 1 to 16 मैंने लिस्ट बताई है ना, वंस यू आर डन विद दीज रूल्स, आपको ऑटोमेटिकली एरर स्पॉटिंग करना आ जाएगी एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस करना आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोई सेपरेट टॉपिक नहीं होता, जो आपने 1 से लेके 16 तक जो मैंने आपके अभी टॉपिक स्पेसिफाई किए हैं, वंस इसकी एक अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्डअप होगी, तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा, आप उसमें क्या गलती है वो फिगर आउट कर लेंगे, या आपको अगर जम्बल्ड फॉर्म्स में आपके एक ही सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं और बोला जाएगा कि इनको अच्छे से अरेंज करो, तो वो आप कर लेंगे, राइट, क्योंकि हमें बेस ही तो बनाना है और बेस के आधार पर ही तो सारे क्वेश्चंस है, राइट। तो ये आप लोगों का प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, वो तो प्रिपेयर करेंगे, साथ ही में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे बच्चों को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब आता है मेंस का सिलेबस। देखिए, जब आप मेंस की बात करते हैं, देखिए इंग्लिश का जो मेंस का सिलेबस है बहुत ही सिंपल है। इसमें आपने डिस्क्रिप्टिव पोर्शन टारगेट करना है, मतलब राइटिंग पोर्शन को टारगेट करना है। अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आपको प्रिपेयर होना चाहिए, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज से रिलेटेड आपको नीचे जो है क्वेश्चंस दिए जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन की स्पेलिंग गलत होगी, COMPRE कर लीजिएगा, राइट। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं पैसेज को रीड करके। देन वी हैव essay राइटिंग, देन वी हैव लेटर राइटिंग, then we have essay, letter writing, then we have precis writing जो summary writing के फॉर्म से जाना जाता है। We have transformation of sentences, सेंटेंस को बदलिए लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलना होना चाहिए, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे, राइट। फिर आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके कुछ ऐसे टॉपिक है जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे तुम प्री का पेपर दे रहे हो या मेन का पेपर, प्री प्लस मेंस का पेपर दे रहे हो। आपने इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम ये पढ़ने हैं, अलोंग विद इट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंड आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ, यस। अब लेटर राइटिंग आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है फॉर्मल लेटर राइटिंग, जिसमें आप किसी ऑफिसर को जनरली लेटर लिखते हो, और इनफॉर्मल जिसमें आप अपने रिलेटिव फ्रेंड्स उनको लेटर राइटिंग करते हो। तो ये आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस है जिसको आपने पढ़ना है। देखिए,
जब भी मैं अपनी बैच स्टार्ट करती हूँ तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि आप अपनी ग्रामर पे और डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में पकड़ बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं आपके ग्रामर प्लस डिस्क्रिप्टिव जो कि अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके सोर्सेज जो है वो 500 प्लस 500 से भी ज्यादा होंगे, आप हर चीज लर्न नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स आते हैं? एक हो गया आपका एंटोनिम्स एंड सिनोनिम, ठीक है, इनके भी आपको 1000 के करीब एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वर्ड वर्ब सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये बहुत वास्ट नंबर है, मैं ये नहीं बोल सकती कि आप सब कुछ पढ़ो, एंड टू बी ऑनेस्ट आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आपका बाकी का पोर्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है। अगर आपका बाकी का पोर्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है ना, आप स्किप कर दो उस टॉपिक को, एक दो नंबर से आने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये आप तभी स्किप कर सकते हो अगर आपको लेटर अच्छे से लिखना आ गया, ऐसे अच्छे से लिखना आ गया, प्रिसाइज राइटिंग या ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से करने आ गया, राइट, तभी आप इसको स्किप कर सकते हो। एंड इन सभी मेंस के पोर्शन को लिखने के लिए, चाहे वो एसे हो, लेटर हो, प्रिसाइज राइटिंग हो, आपको ग्रामर आना चाहिए। एंड इसी वजह से सबसे पहले हम आपका ग्रामर का सिलेबस कवर करते हैं, आपका फाउंडेशन ले करते हैं, एटलीस्ट सेंटेंस बनाना तो आए, टेंसेस का आपको पता चले, पास्ट में कैसे बनेगा, प्रेजेंट में कैसे बनेगा, फ्यूचर में कैसे बनेगा। लेकिन टेंसेस को भी बिल्डअप करने से पहले बहुत से सर्टेन आपको छोटे छोटे टॉपिक्स पता होने चाहिए, जिसको इस कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड कोर्स ऑफ इंग्लिश में हम कवर करेंगे, राइट। चलिए, तो आज एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास के फॉर्म में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज वर्ब। देखिए, आज का जो टॉपिक है उसके हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जैसे आपके नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, डिटर्मिनर हो गया, उनके आपको पीडीएफ फाइल्स मिलती है, राइट। क्लास स्टार्ट होने से पहले पीडीएफ शेयर कर दी जाती है, उसमें जो चीजें मैं एक्स्ट्रा लिखवाती हूँ वो आप ऐड ऑन करोगे, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपके नोट्स में लिखी होती है। एंड टाइम टू टाइम मैं भी अपने नोट्स को अपडेट करती रहती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करती हूँ, तो कोई रूल स्किप हो गया होता है तो वो मैं आपको इंसर्ट करवाती हूँ। तो पीडीएफ अगर आपके पास है, वेल एंड गुड, लेकिन पीडीएफ में देखिए क्या वो सब पॉइंट्स मेंशन है जो मैं क्लास में लाइव पढ़ा रही हूँ, अगर नहीं मेंशन है तो मतलब वो ऐड ऑन है और उसको आपको अपने नोट्स में क्लब करना है, राइट। एंड देयर आर सम सर्टेन टॉपिक्स जिनको मैं आपको खुद पढ़ाऊंगी, मतलब मैं लिखा करूंगी आपकी स्क्रीन पर और आपने भी उसको साथ साथ में नोट करना है। जैसे वर्ब एक टॉपिक हो गया, टेंसेस आपके टॉपिक हो गए, नरेशन आपके टॉपिक हो गए, इनको मैं लिख लिख कर ही पढ़ाती हूँ, इसके लिए कोई सेपरेट पीडीएफ मैं आपको नहीं दे सकती। इन केस यू वांट अ पीडीएफ आप डायरेक्टली गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा खुद का कंटेंट है वो तो मैं आपके साथ पीडीएफ में भेज देती हूँ, जहां पे मुझे लगता है कि कुछ टॉपिक्स को स्क्रीन के थ्रू पढ़ाना है तो उनको मैं स्क्रीन के थ्रू ही पढ़ाती हूँ, राइट। चलिए, तो आज हम बात करेंगे वर्ब के साथ। अब मेरा क्वेश्चन हो जाता है सभी बच्चों को कि व्हाट डज अ वर्ब मीन। वर्ब तो हम लोग आई थिंक क्लास सेकंड थर्ड फोर्थ से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन अब हम लोगों को वर्ब उस क्लास लेवल तक की नॉलेज को अपने लिमिटेड नहीं रखना है, हमें अपने नॉलेज को एनहांस करना विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिफिकेशन ऑफ द एग्जाम। देखिए, वर्ब को समझने से पहले आपको एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर में बताने जा रही हूँ। देखिए, जब भी एक सेंटेंस लिखा जाता है, ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, जब भी आप एक वाक्य को लिखते हो तो उसको लिखने का एक ढंग होता है, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है, वर्ब, और उसके बाद क्या आती है, ऑब्जेक्ट, राइट। जब भी आप सेंटेंस लिखोगे उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका डूअर है। सब्जेक्ट क्या है? डूअर है, जो एक्शन करेगा, जो एक्शन भैया करेगा वो तो मेरा सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? वर्ब मेरा बेसिकली वो वर्ड है जो आपके एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, तो स्टडिंग क्या है? स्टडिंग आपका एक्शन है। आप पढ़ रहे हो ना, तो आपका एक्शन क्या है? स्टडिंग है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना मेरा एक्शन है, तो टीचिंग वर्ड क्या हो जाएगा? आपका एक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से वो किसकी कैटेगरी में जाएगा? वर्ब की कैटेगरी में जाएगा। तो सब्जेक्ट इज डूअर, एक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है वर्ब के थ्रू, एंड जिसके ऊपर एक्शन होगा, जिसके ऊपर एक्शन होगा उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। अपॉन whom action occurs, upon whom action occurs is an object, राइट। तो ये चीज आप लोगों को इसमें अच्छे से याद रख लेनी है। तो सब्जेक्ट कौन है? कर्ता, जो एक्शन करेगा। एक्शन को किन शब्दों से रिप्रेजेंट करोगे? वर्ब से। और वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर एक्शन होगा, राइट। जैसे अगर मैं लिखूं शी इज
बेकिंग केक, वो केक को बेक कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप बहुत केयरफुली एनालाइज करें, व्हाट यू विल सी, आप देखोगे यहाँ पे शी के द्वारा ही एक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे शी ही एक्शन कर रही है। तो यहाँ पे जो शी है आपकी, वो एक्शन कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अगर आप बात करेंगे इज बेकिंग की, तो इज बेकिंग क्या है, एक्शन को बता रही है कि वो कुछ कर रही है, लेकिन क्या कर रही है, केक को बना रही है। तो बेकिंग क्या हो जाएगा, आपका एक्शन हो जाएगा। और एक्शन क्या हो जाते हैं, वर्ब के अंदर। किसके ऊपर एक्शन कर रही है, केक के ऊपर कर रही है भैया। तो केक क्या हो जाएगा, केक हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। केक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो शी डूअर थी, बेकिंग आपका एक्शन था, केक आपके ऊपर आपका ऑब्जेक्ट था जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है। आई होप यहाँ तक एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। जब भी सेंटेंस बनाना है इसी ढंग में चलेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन एक्ट कर सकता है। देखिए, सब्जेक्ट आपकी तीन चीजें एक्ट कर सकती है। सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और डिटर्मिनर्स हो सकते हैं, ठीक है। डिटर्मिनर्स हो सकते हैं। थोड़ा सा इन ब्रीफ बताऊंगी बिकॉज हमारा मेन टॉपिक वर्ब है, हमने उसको पढ़ना है। नाउन क्या है, देखिए, जब भी आप किसी भी चीज को नाम देते हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे वो कोई इमोशन हो, चाहे वो कोई आइडिया, जब आप नेम देते हो ना किसी को, उस चीज को नाउन कहते हैं। तो नाउन की अगर सिंपल सी भाषा की बात करूं, तो नेमिंग वर्ड्स क्या है, जिन भी शब्दों को आप किसी को नेम देने के लिए यूज करते हो, वो क्या है, नाउन है। लेकिन जब आप नाउन को बार बार यूज नहीं कर सकते, तो नाउन को रिप्लेस किया जाता है प्रोनाउन के थ्रू। अब प्रोनाउन आपके बहुत टाइप के होते हैं, ही होता है, शी होता है। ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए इट आपका यूज किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल के लिए वी होता है। वी हैव, दे, ये प्लूरल में यूज होता है। वी मतलब हम, दे मतलब वो सब, राइट, एंड यू, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं आपके, ये सारे आपके होते हैं प्रोनाउन, राइट। एंड डिटर्मिनर्स का भी बहुत बड़ा टॉपिक होता है। इसमें एक सबसे बड़ी क्लासिफिकेशन इनकी होती है आर्टिकल्स, जिसमें हम ए, एंड और द को यूज करते हैं, राइट। आर्टिकल्स के बाद वी हैव क्वांटिफायर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स एंड मेनी मोर, जिनको हम लेक्चर्स में जब हम पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या होगा, आपका कोई नेमिंग वर्ड जिसे हम नाउन कहते हैं, या आपका प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, जो कि नाउन को रिप्लेस करने में मदद करता है, या डिटर्मिनर्स हो जाएंगे। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे, विच इज अ वर्ब। देखिए, वर्ब की अगर हम बात करते हैं ना, तो वर्ब को बहुत वेज हैं डिवाइड करने के लिए, लेकिन मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा होता है मेन वर्ब। दूसरा होता है मेन वर्ब। पहला होता है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा क्या होता है, मेन वर्ब। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब की अगर हम बात करें, तो इसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, आपका एक्चुअल एक्शन को डोनेट करने वाला वर्ब। एक्चुअल एक्शन या स्टेट को, ठीक है, डोनेट करने वाला वर्ड, डोनेटिंग वर्ड, ठीक है। तो मेन वर्ब क्या है, जो आपके एक्चुअल एक्शंस को बता रहा है, स्टडिंग, क्राइंग, डांसिंग, फ्लर्टिंग, एनीथिंग, राइट। तो जो आपके मेन एक्शंस को बताएगा वो मेन वर्ब है, और जो आपका वर्ब, मेन वर्ब को अपना एक्शन कंप्लीट करने में मदद करेगा, उसे क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, या ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसका काम क्या होगा, सबसे पहले ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब जो होगा, ये आपका हेल्प करेगा किसको, एड करेगा किसको, मेन वर्ब को, ठीक है। मेन वर्ब को मदद करेगा अपना एक्शन कंप्लीट करने में। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों की बात समझ आ गई। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब हमें टेंसेस के बारे में भी आइडिया देती है, टेंसेस का आइडिया बिल्डअप करने में भी मदद करती है। जैसे अगर आप देखेंगे, तो अगर आप इज एम आर की बात करो,
जैसे ये जो आपके हेल्पिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में यूज होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं वॉज, वर की, तो ये पास्ट में यूज होते हैं। और विल शेल की अगर मैं बात करूं तो वो फ्यूचर में यूज होते हैं, राइट। अब इनके अलावा भी होते हैं, जैसे हैज हो गया, हैव हो गया, ये सारे प्रेजेंट के इंडिकेटिव है कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में लिया गया है। या आप लिख लीजिए, इसी के इधर लिख रही हूं मैं, डू हो गया, डज हो गया, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका एक्शन प्रेजेंट स्टेट में हो रहा है। नो डाउट आगे ये भी फर्दर डिवाइड हो जाएंगे, कुछ परफेक्ट में जाएंगे, कुछ कॉन्टिन्यूस में जाएंगे, कुछ सिंपल पास्ट प्रेजेंट में आएंगे। फिर आता है वॉज वर्ब। वॉज वर्ब भी अपने साथ और लेता है, जैसे हैड हो गया या डिड हो गया। तो अगर वॉज वर्ब हैड डिड लग रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो सेंटेंस बनाया गया है वो सेंटेंस किस में बनाया गया है, वो सेंटेंस पास्ट में बना है। वैसे ही इज, एम आर, हैज, हैव, डू, डज प्रेजेंट का इंडिकेटिव है, और विल शेल आपके फ्यूचर टेंस का इंडिकेटिव है। आई होप ऑक्सिलरी वर्ब का जो मैंने यहाँ तक पढ़ाया वो समझ आ गया होगा। अब देखिए यही ऑक्सिलरी वर्ब आपकी, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब आपकी फर्दर डिवाइड होगी, यही ऑक्सिलरी वर्ब आपकी फर्दर डिवाइड होगी। अब इनमें से पहली जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। और फिर होती है आप लोगों की मॉडल्स, मॉडल्स, ठीक है। तो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब की फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें एक टाइप है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी टाइप है मॉडल्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से बच्चों मेरा क्या मतलब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो बोलता है कि अगर मेरी हेल्पिंग वर्ब, अगर मेरा हेल्पिंग वर्ब है, तो ये जो आप सॉरी ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, सॉरी ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, या तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी या तो मेन वर्ब का काम कर सकती है, ठीक है। या तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी या मेन वर्ब का काम करेगी, राइट। ये कभी भी, ठीक है, आपकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, ये कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी एक सेंटेंस में आ जाएगी। अगर इसको समझना है तो समझिए। देखिए अगर आप सेंटेंस को लिख रहे हो ना, जैसे सेंटेंस अगर लिखना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी वर्ब आती है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, राइट। अब ये जो वर्ब होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। तो सेंटेंस आप कैसे लिख सकते हो, पहले आपने सब्जेक्ट लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिया, फिर मेन वर्ब लिया और फिर ऑब्जेक्ट लिया, राइट। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी अलग है, मेन वर्ब भी अलग है। तो यहाँ पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो कौन सी होगी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ही यूज होगी, ठीक है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी अलग होगा, मेन वर्ब भी अलग होगा। अब दूसरा फॉर्मेट क्या होता है कि सब्जेक्ट में आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए और इमीडिएटली ऑब्जेक्ट आ जाए, मेन वर्ब आए ना। जब आपकी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगी, सिर्फ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होगी, तो वो इंडिकेट करेगा कि वो अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, वो आपका मेन वर्ब ही है, मेन वर्ब भी है। तो ये आपका जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो सकता है मेन वर्ब से पहले, या मेन वर्ब का डायरेक्टली काम कर सकता है, मेन वर्ब का डायरेक्टली वर्क कर सकता है, ठीक है, डायरेक्टली वर्क कर सकता है। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। लेकिन अगर हम मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स जो है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेंगी, कैन नेवर बी मेन वर्ब, ये कभी भी मेन वर्ब नहीं बनेगी। एंड इट विल बी ऑलवेज फॉलोड बाय, इट विल बी ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ब का बेस फॉर्म, इट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय वर्ब का बेस फॉर्म, राइट। तो अगर आप सेंटेंस लिखोगे तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मॉडल आ जाएगा, मॉडल कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये इसके साथ मैंडेटरी कंडीशन होती है कि ये मेन वर्ब को जब लेगा तो बेस फॉर्म में लेगा, देन इट विल बी फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको इसमें पता होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आई टोल्ड यू, या तो वो क्या एक्ट करेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के स्ट्रक्चर में आएगा, या डायरेक्टली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का काम करके सेंटेंस में आ जाएगा, राइट। चलिए इसका एक एग्जांपल देते हैं, जैसे शी इज
going to market, she is going to mall. इतना कर लेते हैं, she is going to mall. she सब्जेक्ट है, is आपका हेल्पिंग वर्ब है, going मेन वर्ब आया, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे इधर मैं लिख दूं, अगर सेकंड के अकॉर्डिंग, she had tears in her eyes, she had tears in her eyes। तो यहाँ पे आपने अभी ऊपर पढ़ा हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, लेकिन जैसे कि टीयर्स, टीयर्स इज नॉट अ वर्ब, टीयर्स वर्ब नहीं है, टीयर आपका इमोशन का एक पार्ट होता है, तो ये आपका नाउन है। शी हैड टीयर्स इन हर आईज, हैड यहाँ पर डायरेक्टली मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, राइट। जैसे अगर इस तरफ देखेंगे, शी विल कम टू सलून, शी कैन गो टू सिनेमा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विल और कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अपने पीछे क्या ले रहे हैं, वर्ब का बेस फॉर्म। तो यहाँ पे विल और कैन कैसा काम करेंगे, ये काम करेंगे मॉडल्स का। कैसा काम करेंगे, मॉडल्स का। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की अगर मैं बात करूं, तो आप इसको फर्दर डिवाइड करते हो। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की अगर मैं बात करती हूँ, तो उसको आप डिवाइड करते हो, जैसे वी की फॉर्म हो गई, फिर आपकी आ जाती है डू का फॉर्म, और फिर आता है आपका वी डू और हैव। बी से आपकी इज, एम, आर बनता है प्रेजेंट में, एंड फ्यूचर में अगर मैं देखूं, फ्यूचर तो नहीं आएगा, सॉरी, पास्ट में अगर देखूं, पास्ट में देखूं तो क्या बन जाएगा इसी वी से, वॉज और वर, राइट। डू की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे डू और डज दोनों यूज होते हैं, यहाँ पे डिड ही यूज किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। हैव की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हैज और हैव आता है, और हैड यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के पास्ट के साथ, ठीक है। अब आपको इसमें याद होना चाहिए, ये आपके कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है एंड प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, राइट। अगर आप इज की बात करो, इसमें आएगा, एम की बात करो, आर की बात करो, इसमें आएगा, डज, अच्छा इसको आर हटा दीजिए, इज, एम, was, were, is, am, was, were, was, does, has आ जाएगा, राइट। इसमें आप देखेंगे तो आर आ जाएगा, एम की जगह कुछ नहीं आएगा, वॉज का वर्ब बन जाएगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, डज का डिड बन जाएगा, हैज का हैव बन जाएगा। लेकिन आपके कुछ दो हेल्पिंग वर्ब ऐसे होते हैं, जिसमें एक है डिड और दूसरा है हैड। ये सिंगुलर के साथ भी लग जाते हैं एज इट इज, और प्लूरल के साथ भी एज इट इज लग जाते हैं, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी लग जाते हैं, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी लग जाते हैं, राइट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी, राइट। जितना हो सके मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की हुई है। अब इसमें आती है वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। मेन वर्ब की डिफरेंट फॉर्म, देखिए जब हम बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में, तो मेन वर्ब की सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेस फॉर्म, ठीक है, वर्ब प्लस बेस फॉर्म। अब बेस फॉर्म से मेरा क्या मतलब है, वो प्रूव्ड फॉर्म वर्ब की जिसपे अभी तक आपने कोई ऑल्टरेशन नहीं लगाई है, ठीक है, जिसमें अभी तक आपने कोई ऑल्टरेशन नहीं लगाई है। जैसे अगर मैं लिखूं स्लीप, तो एक नॉर्मल सा वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है जो आपकी एक्टिविटी को दर्शा रहा है कि सोने की अवस्था से रिलेटेड है, एंड इसमें अगर आप देखेंगे तो ये इसका बेस फॉर्म है, अभी तक इसमें कोई चेंज हमने नहीं की है। अब जब इस वर्ब में चेंजेस होते हैं, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म बनेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बनेगा, एंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनेगा। अब ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट टेंस का इंडिकेटिव है, और प्रेजेंट में भी किसका, सिंपल प्रेजेंट का, या आप बोल सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का,
ठीक है, हर टेंसेस 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, उसमें जो पहला पार्ट होता है उसको रिस्पेक्टिवली डैश या तो प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा या फ्यूचर होगा, इंडेफिनिट बोल दोगे या सिंपल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बोल दोगे। तो आपका जो वर्ब का बेस फॉर्म है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में है, सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में है। अब इसमें होता क्या है कि आप यहाँ पे वर्ब को, ठीक है, ऑल्टर कर दो। अब कैसे करोगे, अगर वर्ब को तुम्हें लिखना है सिंगुलर स्टेट में, ठीक है, मेन वर्ब को लिखना है सिंगुलर स्टेट में और दूसरी वर्ब को लिखना है प्लूरल स्टेट में, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि वर्ब आप लोगों का एस ई एस ले लेगा, ठीक है, और नहीं तो वर्ब अपना बेस फॉर्म की स्टेट में ही लिखा जाएगा, वर्ब अपना बेस फॉर्म की स्टेट में ही लिखा जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट में अगर आपने वर्ब लेनी है तो वर्ब या तो सिंगुलर स्टेट में, मेन वर्ब सिंगुलर स्टेट में यूज होगी या प्लूरल स्टेट में यूज होगी। सिंगुलर वाली अपने साथ एसईएस ले जाती है, प्लूरल वाली हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म की फॉर्म में लिखी जाती है। फिर आता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब के सेकंड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वो पास्ट इंडेफिनिट का इंडिकेटिव है, ठीक है, जो कि सिंपल पास्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। अब ये जो फॉर्म होती है ना ये चेंज कर सकती है, ठीक है, इसका कोई रूल नहीं होता कि अगर ऐसा ऐसे एस लगा दोगे ऐसा बन जाएगा। इसको आपके साथ जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगी उसके थ्रू टाइम टू टाइम अपडेट करना है, टाइम टू टाइम अपडेट करना है। जैसे अगर हम इन 3 फॉर्म्स को देखें, ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, स्लीप्स जब सिंगुलर स्टेट में वर्ब यूज करनी है, और फिर आता है स्लीप, राइट, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्लेप्ट। अब मैम स्लेप्ट कैसे बना बच्चे, ये रूल्स होते हैं, इनको ऐसे ही शब्दों को बनाया जाता है और आप लोगों को इसको अपने क्वेश्चन पेपर तो नहीं बोल सकती हूँ, किसी भी बुक के थ्रू अपडेट कर लेना है। वैसे तो पीडीएफ मैं ही भेज दूंगी। अब आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये परफेक्ट फॉर्म है। अब परफेक्ट फॉर्म जो है वो प्रेजेंट में भी यूज होता है, पास्ट में भी यूज होता है एंड फ्यूचर में भी यूज होता है, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों में आपका परफेक्ट फॉर्म जो है वो यूज होता है। और इसके अगर देखिए तो स्लीप का क्या बन जाएगा, स्लेप्ट ही इधर बन जाएगा। लेकिन वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है वो कैसा है, वर्ब की बेस फॉर्म में जब आईएनजी प्लस कर दिया जाता है तब उसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं, इसे कंटिन्यूस फॉर्म कहते हैं, ठीक है, जैसे स्लीपिंग आ गया, जैसे कि स्लीपिंग आ गया। अब ये जो आपकी वर्ब की कॉन्टिन्यूस फॉर्म है ये प्रेजेंट में भी यूज हो जाएगी, पास्ट में भी यूज हो जाएगी और फ्यूचर में भी यूज हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज जो आपको याद रखनी है कि कभी कभार वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म कंप्लीटली अलग होती है, जिस टाइम पीरियड में हमें पता नहीं चलता कि यहाँ पे कौन सा फॉर्म आएगा, तो उस टाइम पे आप इतना सा एक छोटा सा हिंट आप लिख सकते हैं। देखिए, जब भी परफेक्ट फॉर्म लगेगी तो मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी और उससे पहले या तो हैज लगेगा या हैव लगेगा, जो बोलेगा कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, राइट। और अगर हम बात करें हैड प्लस मेन वर्ब थ्री की तो ये आपको इंडिकेट करेगा सेंटेंस जो है वो आपका पास्ट परफेक्ट में है, राइट। ये चीज आपने इसमें याद रखनी है। कॉन्टिन्यूस वाला भी वैसे ही यूज होता है। जैसे कॉन्टिन्यूस की बात करें, वर्ब का फोर्थ फॉर्म अगर इससे पहले इज, एम, आर लग गया तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अगर इसके बाद लग रहा है वॉज, वर, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस है। वॉज वर के बाद अगर लग रहा है आपका विल बी, शैल बी, तो ये क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, राइट। तो ये चीज आप लोगों ने इसमें याद रखनी है। तो वर्ब से आपका सबसे पहले बेस फॉर्म आता है, बेस फॉर्म में ऑल्ट्रेशन लगती है तो 4 पॉसिबल ऑल्ट्रेशन हो सकती है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाया जाता है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म जैसे सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट कहलाया जाता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर की परफेक्ट स्टेट के बारे में बताते हैं। वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो कि वर्ब प्लस बेस फॉर्म प्लस आईएनजी के कंटेक्स्ट में जो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के कंटेक्स्ट में यूज हो जाएगा। आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट ना देखने को मिल रहा हो।
राइट। आई होप किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट ना हुआ हो और आपको अब थोड़ा सा वर्ब के रिलेटेड आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई है। अब मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब पढ़ाए थे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पढ़ाए थे। उसमें मैंने बताया था कि इज, एम, was, has, does, राइट। इधर लिख लीजिए आर, एम की जगह कुछ नहीं होता, was की जगह वर, has की जगह have और does की जगह did, राइट। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सारे सिंगुलर स्टेट के हैं और ये जो हेल्पिंग वर्ब है सारे प्लूरल स्टेट के हैं। लेकिन यहाँ पे एक आप दो वर्ब ऐसे भी हैं जो सिंगल और प्लूरल दोनों का काम करते हैं, ठीक है। इसमें आपका आ जाता है एक कौन सा आता है, डिड, और दूसरा होता है हैड, ठीक है। इररिस्पेक्टिव कैसा है आप यूज कर लोगे। अब देखिए वर्ब इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है। वर्ब इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है कि सब्जेक्ट ने बोला है कि मेरे आगे वर्ब आएगी, ठीक है, मेरे आगे वर्ब आएगी, ठीक है, तभी मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा। तो जो सब्जेक्ट होता है, जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा हेल्पिंग वर्ब आता है। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल है। तो यहाँ पर आप लोगों को आपकी क्लैरिटी बिल्डअप होती है और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, चलो एक और चीज कवर होगी डेफिनेशन की फॉर्म में, सिंटेक्स, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर एग्रीमेंट, ठीक है, सॉरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट। तो यहाँ तक आप लोगों का वर्ब का टॉपिक था। अब देखिए वर्ब तो मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ा दी, ठीक है, स्लीप, स्लीप्स, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, ठीक है। आपको परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन बता दी। अगर परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैड लगेगा और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म बच जाएगी। अब हैज और हैव आपका कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म, और हैड आपका नेगेटिव सॉरी पास्ट फॉर्म है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी साइकिल जो है इसकी याद रखनी है। चलिए यहाँ तक अगर बात समझ आ रही हो तो सभी बच्चे मुझे रिस्पॉन्ड कर दे। अगर कहीं पे आपको कोई एरर लग रहा होगा तो वो भी मुझे बता दीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर वर्क। वर्क की एक और बेसिक कैटेगराइजेशन हमें देखने को मिलती है, राइट। वैसे तो बहुत टाइप है, सब नहीं पढ़नी है आपने। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब आपकी वो वर्ब होती है जिसके पीछे ऑब्जेक्ट आना मैंडेटरी है, जिसके पीछे ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब आपकी वो है जो अपने पीछे ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, अपने पीछे ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। अब ये क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो एक्टिव वॉइस बनाने के काम आती है, जब हम वॉइस पढ़ेंगे वहां पे बता दूंगी। और आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब पैसिव बनाने के काम आती है, ठीक है। तो जब भी आप एक्टिव पैसिव के एग्जाम्पल करेंगे, मेक श्योर जब मैं करवाऊंगी तो आप जो भी एग्जाम्पल दे रहे हो मेन वर्ब का, वो आपका इनट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट को पीछे लेने वाला ना होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज अगर आप इनट्रांजिटिव वर्ब को लोगे तो उसका पैसिव बना पाना मुश्किल होता है, ठीक है, पैसिव बना पाना मुश्किल होता है। चलिए इसके साथ आपको एक पीडीएफ दी जाएगी जहां पे डिफरेंट मेन वर्ब्स की, डिफरेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, इन सबको डिस्कस किया जाएगा। और वंस यू आर डन रिवाइजिंग दोस पीडीएफ, यू विल बी गिवन प्रोवाइडेड विद मोर पीडीएफ ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स को यूज करना सीख सको। बिकॉज जब ये चीज आप अच्छे से कर पाओगे ना बच्चे, तभी आप लोग जो है अच्छे से अपने जो है कंसेप्ट्स को समझ पाओगे रिलेटेड टू टेंसेस, वॉइसेस, नरेशन, एंड यू कैन इजीली मेक योर डिस्क्रिप्टिव लुक गुड, वेरी नाइस इन योर एग्जामिनेशन ऑफ नेम्स। चल टिल दैट टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट। अगर किसी को कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी सजेशन होगा, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी चीज अगर गलत बोली होगी, बिकॉज वी आर आई एम ऑल्सो ह्यूमन, गलती हो सकती है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। एंड विशिंग फॉरवर्ड कि आप सभी बच्चे मेरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश स्किल्स को अच्छे से बूस्ट अप करें। थैंक यू, गुड नाइट।